मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हम ये डिटर्मिनेंट का पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं और इसमें से शुरू के 5-6 क्वेश्चंस आपकी बुक में यानी कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक में ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के हैं। यानी कि अगर ये एक इक्वेशन आप इक्वेशन दिया गया है तो पूछा गया है कि इसके हल होंगे कि नहीं, यानी कि संगत और असंगत, यहाँ पे हिंदी में नाम दिया गया है, संगत हल हैं या असंगत, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर संगत हल होने का मतलब इस प्रकार से मैं समझाना चाहता हूँ। फिलहाल इसका जो नोट्स है वो आपको दिया गया है, दिया जाएगा PDF के रूप में। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 6। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाए, यहाँ पे देख रहा हूँ कि 6 - 6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर असंगत हल कहा जाएगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाएगा। असंगत हल होगा ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसको ऐसे समझने में कोई ऐसी समस्या नहीं है। और इसी प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, और इसमें ऑर्डर 3 क्योंकि यहाँ पर x, y, z तीनों यहाँ पे ये वेरिएबल्स को यूज किया गया है, तो इसको समझना है। यहाँ पे लेट A इक्वल्स टू, इसका डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे आप समझना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 2A, यहाँ पे 1 3A, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2A। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन करना है मुझे, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो डिटरमिनेंट को हम R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 6A - 2A - 1 के साथ हो जाएगा, इसका रो और कॉलम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4A - 2A प्लस 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2A - 3A। इस प्रकार से आगे बढ़ूँगा, ये हो जाएगा 4A, ये हो जाएगा -2A, ये हो जाएगा -A, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -2A और -3A। इस प्रकार से है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का A, यानी कि ये रिजल्ट A दे रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका जो इस इक्वेशंस का, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सलूशन निकलने वाला है वो एक यूनिक सलूशन, यानी कि संगत हल यहाँ पे कहा जाएगा। यूनिक सलूशन निकलेगा, यानी कि संगत हल होगा इसका। इस प्रकार से आपकी बुक में इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, संगत हल। हाँ, तो और कितने सलूशन निकलेंगे? संगत का मतलब यहाँ पे 3 सलूशंस होते हैं। ये रिजल्ट लिखा जाएगा। विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को नोट करें। आइए इसको देखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और कहा गया है कि इसको हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसको समझने का प्रयास करें। बहुत आसान तरीका है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे लेट AX इक्वल्स टू B, मैट्रिक्स मेथड से लिखने का तरीका आपको यहाँ पे जानना है। यहाँ पे A हो जाएगा 5 3, ये हो जाएगा 2 2, ये A माना जाएगा। X का मतलब यहाँ पे X Y 2 वेरिएबल्स हैं, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। B यहाँ पे है 3 और 5, इस प्रकार से। दिस इम्प्लाई, यहाँ पर आप इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, फ्रॉम 1 X इक्वल्स टू A इनवर्स B। A तो आप पहले से जानते हैं, ये A है, ये X है और ये B है। X इक्वल्स टू A इनवर्स B होने वाला है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे A का इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये सबसे पहला काम है। हियर
ए इक्वल्स टू यहाँ पे 5 3 2 2 इस प्रकार से है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना होगा हमको, क्योंकि ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि हो जाएगा 4। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया ये। उसके बाद हमको निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताया था कि ये प्रिंसिपल डायगोनल आपस में हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। आप ध्यान दें, ये हो जाएगा 2 और 5। उसके बाद जो एलिमेंट बचे हुए हैं उन पे हम लोग नेगेटिव लगा देते हैं बस। अगर 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया है। एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से ये रूल आप जानते हैं। आप ध्यान दें, ये 1/4 और एडजॉइंट ऑफ ए 2 -3 -2 5 इस प्रकार से हो गया ये। अब सीधे सीधे आप इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू ए इनवर्स का मतलब 1/4 2 -3 -2 5, और b की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 3 5 पहले से जान रहे हैं। 1/4 बाहर बना रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि हो जाएगा 6 - 10, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -9 सॉरी ये -9 + 25 इस प्रकार से आ गया है। यहाँ पे ये दे रहा है -4 और हो रहा है इस प्रकार से 16। ये 1/4 है, यानी कि 4 का इसमें भी और इसमें भी डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा -1 और 4। और यही वैल्यू मैं इधर लिख दे रहा हूँ बहुत आराम से। x कैपिटल X को यहाँ पे क्या माना गया था, xy इक्वल्स टू -1 4। दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 4। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को यहाँ पे जानना आवश्यक है कि पता नहीं कि ये वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, यानी कि जो हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया पता नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। तो इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका हमारे पास है कि x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और दोनों इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब दोनों पक्ष इसके बराबर होने चाहिए। ज़रा तो देखें, तो जैसे हम पहले इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x के स्थान पर -1 × 5 हो जाएगा +2 और हो जाएगा ये y को रिप्लेस करेंगे 4 से। इसकी वैल्यू -5 + 8 = 3, यानी कि 3 उसका राइट हैंड साइड भी था, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन किया वो ट्रू है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा होने वाली नहीं है कि एग्ज़ाम में आप सॉल्व करके आएँ और पता नहीं गलत है कि सही है, तो फिर फटाफट 10 सेकेंड में इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया कि गलत किया। 10 क्या और कम समय लग सकता है। इसको स्टूडेंट नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं और देखते हैं कि ऑब्व्यू विधि से हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये दिया गया जो सिस्टम दिया गया है, यानी कि लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया, इसको सबसे पहले ऑब्व्यू विधि से लिखेंगे। लिखते हैं ऐसे, ऑब्व्यू विधि से लिखने पर इसको 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2 x y z इक्वल्स टू 5 -4 3। इस प्रकार से ये सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे लेट ए
x इक्वल्स टू बी, यानी कि ये a माना गया है, इसे x माना गया है और इसे b माना गया है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करना। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे और यहाँ से हो जाएगा ये 4 + 1। -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, इससे जाने वाले रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, ये -2 - 3। यहाँ पे +3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होने वाला है, ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -1 + 6, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। फाइनल रिजल्ट यानी कि 2 × 5 हो जाएगा, -3 × -5 हो जाएगा, +3 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस का 15 और ये हो जाएगा प्लस का 15, ये 40 रिजल्ट दे रहा है। ये डिटर्मिनेंट एक मान जो है कि 40 आ चुका है। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा, सही तो है सब। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब यहाँ पे x इक्वल टू, आप जानते हैं इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स निकालना है, यहाँ से a इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, तो एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे निकालूंगा। a के सहगुणन खंडों से बना अवयव, लेट इसको D मान लेता हूँ, सहगुणन खंडों से बने अवयव को। फटाफट यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये जब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा 4 + 1। यहाँ पे माइनस के साथ आता है, ये हो जाएगा -2 - 3। यहाँ पे प्लस के साथ आएगा और ये हो जाएगा -1 + 6, इस प्रकार से। यहाँ पे माइनस के साथ आएगा और इससे जाने वाले कॉलम और रो को नेगलेक्ट करेंगे, -6 + 3, -6 + 3। और इस एलिमेंट के कोफैक्टर के लिए इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 - 9, -4 - 9। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 9, इस प्रकार से। यहाँ पे पहुँचेंगे और इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए इसका कॉलम और रो नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6। यहाँ पे निगेटिव के साथ आएगा और इसका कॉलम और रो नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3। यहाँ पे पॉजिटिव के साथ आता है और ये कॉलम और ये रो नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 - 3। यहाँ पे निगेटिव के साथ आएगा, ध्यान रखना है, ये इसी क्रम में आता है, माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से। और आगे सॉल्व करूँगा और लिखूँगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस का 13, यहाँ पे 1, 5, 11 - 7, इस प्रकार से। एडजॉइंट ऑफ ए दिस इम्प्लाई, इसके पहले के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। दिस इम्प्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू dt। dt का मतलब आप जान चुके हैं, यानी कि इसके पहले कॉलम को, यानी कि कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज करना। आप बढ़ते हैं यहाँ पे 5, 3, 9, 5 - 13, 1, 5, 11 - 7, इस प्रकार से।
ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ए इनवर्स भी आप निकाल चुके हैं, ए इनवर्स यानी कि अब निकाल लेंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, फार्मूला ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपके पास है, ये वैल्यू। तो सीधे सीधे हम वैल्यू रखने वाले हैं इस इक्वेशन में, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दिया जाए सीधे सीधे, यहीं पे थोड़ी सी जगह है, सॉल्व कर लेते हैं। पुट इन टू x इक्वल्स टू ए इनवर्स आप जानते हैं यहाँ पे 1/40 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये एडजॉइंट ऑफ ए 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 इंटू अभी b भी इसके साथ है, b आप जानते हैं 5 - 4 3 है, 5 - 4 3। फटाफट सॉल्व करेंगे। 1/40 यहाँ पे है, और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा प्लस का 27। इस प्रकार से, और फटाफट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये हो जाएगा 25 माइनस 44 माइनस का हो जाएगा 21। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आराम से। ये 5 7 5 12 और 2 2 4 1 5 -12, ये हो जाएगा, सब जोड़ना है, यानी कि 5 2 7 3 10, और उसके बाद 5 2 7 1 8। उसके बाद यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव वाला अलग, यानी कि 25, और माइनस वाला अलग कर लेते हैं, यानी कि 5, और ये हो जाएगा 6। बिल्कुल आसान सा रिजल्ट होने वाला है यहाँ पे। ये हो जाएगा 40, ये 80, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 40। आप जानते हैं कि इसी पे आप 40 से भाग कर देते हैं इन सभी में, तो ये x y z की वैल्यू निकल आती है, यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1, y इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2, z इक्वल्स टू हो जाएगा -1। ये फाइनल रिजल्ट आपने ले लिया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं चेक भी कर सकता हूँ कि रिज़ल्ट सही है कि गलत है, तो इन सभी रिजल्ट्स को आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रख के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 × 1 प्लस 3 × 2 और प्लस 3 × -1 कितना रिजल्ट दे रहा है? 2 + 6 - 3, यानी कि 6 2 8 8 - 3 यानी कि 5। सीधे बिल्कुल, यानी कि ये सही है। आपने जो भी कैलकुलेशन किया है इतना लंबा सा, वो बिल्कुल सही है। हम इसके बाद आपको लेके चलेंगे क्रैमर रूल पे, इसी के आगे, यानी कि कंटिन्यू। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपकी बुक का है, और यहाँ से शुरू किया गया है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के जरिए हम यानी कि समीकरण निकाय, यानी कि इक्वेशन सिस्टम का हम लोग कैसे सलूशन निकाल सकते हैं, क्रैमर रूल के जरिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो क्रैमर रूल के जरिए सबसे पहले यहाँ पे समझना है बाय क्रैमर्स रूल। इसका बेसिक कहाँ से शुरू होता है उसको आपको समझना है। d इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 135 -2 1 3 3 - 1 2, ये d हो गया। अब की बार निकलेगा यहाँ से dx, dx इक्वल्स टू यहाँ पे x वाले कॉलम को हटा देंगे, इसके जगह पे ये कांस्टेंट टर्म यानी कि 11 2 3 आएगा, 11 2 3।
और बाकी का सब वही रहेगा, यानी कि -2 1 3 3 -1 2, इस प्रकार से ये dx कहा जाएगा। dy क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। dy का मतलब y वाले कॉलम के जगह पे यहाँ पे 11 2 और 3 आएगा और बाकी सब उसी प्रकार से बना रहेगा, यानी कि 1 3 5 1 3 5। यहाँ पे y हटाना है, यानी कि ये 11 2 3 और बाकी लास्ट कॉलम अपनी जगह पे सेम बना रहेगा, यानी कि 3 -1 2 3 -1 और 2, इस प्रकार से। एंड dz इक्वल्स टू, dz के लिए यहाँ पे z के कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, उसके जगह पे 11 2 और 3 रखेंगे। इस प्रकार से आप बढ़ाते हैं आगे 1 3 5 1 3 5 और -2 1 3 -2 1 3 और 11 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 11 2 3। इन dx dy और dz सब का वैल्यू फाइनल करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया तो सीधे इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इक्वल्स टू, यहाँ पे जगह है हमारे पास थोड़ी सी, नीचे लिखता हूँ। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 +2 के साथ यहाँ पे आ जाएगा इसका कॉलम, रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 5 +3 के साथ यहाँ पे आने वाला है इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5। इसका फाइनल रिजल्ट यहीं पे हमको लिखना है। इक्वल्स टू, ये हो रहा है यहाँ पे 5 + 2 इंटू ये हो जाएगा 11 + 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 + 22 + 12। यहाँ से हो रहा है 2 1 3 39 निकल के आया ये। डिटर्मिनेंट ऑफ d, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका फाइनल 39 आ गया। dx का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइनल करते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे है 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, ये 2 + 3 +2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होने वाला है। यहाँ पे इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 +3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होने वाला है यहाँ पे 6 - 3। और आगे बढ़ते हैं तो 11 इंटू ये हो जाएगा 5 + 2 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 7 + 3 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 3। ये हो जाएगा 55 + 14 + 9, ये निकल के आ रहा है सीधे सीधे 5 4 9 9 18 5 1 6 1 7 78 हो रहा है ये। आगे बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ dy की ओर, और ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 4 + 3 -11 के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे हो जाएगा 6 + 5 +3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 9 - 10। यहाँ से आगे आते हैं, ये हो जाएगा सीधे 7, ये हो जाएगा 6 5 11 11 में 121 -1 2 1, और ये हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं 1 2 4 -7 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस, और आगे सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा 7 1 1 निगेटिव का होगा। लेकिन ये यहाँ पे dz का फाइनल रिज़ल्ट निकालते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ये 3 - 6 + 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 9 - 10 + 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा
9 - 5। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप लोग पढ़ते पढ़ते ज़रा सो ना जाएँ, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा लंबे होते हैं, तो सोने से बचने। यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 11 चौक 44। आगे बढ़ेंगे, ये 39, ये DZ भी आपने निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हियर x = dx/d, y = dy/d, और z = dz/d। सीधे यहीं पे, चूँकि जगह हमारे पास थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो dx की वैल्यू आपने देखा यहाँ पे आई है 78, अपान d की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 39, यानी कि ये 2 बार जा रहा है, शायद 2 हो गया इसका मान सीधे सीधे। dy की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है -117, और ये 39, शायद 3 बार जाएगा ये, बिल्कुल सही, यानी कि -3 इस प्रकार से आ गया। और यहाँ पे dz की वैल्यू आपने 39 और d की वैल्यू 39, यानी कि ये 1। तो इस प्रकार से x, y और z की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया, पता नहीं सही है कि गलत है, ये भी तो समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे सीधे पहले रिजल्ट में रखना है। x - 2y + 3z पे x, y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2 × y का मान -3 हो जाएगा, और +3, z की वैल्यू यहाँ पे है 1, ये हो जाएगा 2 + 6 + 3, यानी कि 6 3 9 2 11। फाइनल रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 11 यहाँ पे भी है। मैं इस पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, और आगे आपका आएगा 5वां पार्ट, और 5वें पार्ट में जो है कि हम आपको विविध प्रश्नावली, जो आपकी डॉक्टर हर्ष शर्मा की बुक है, उससे क्वेश्चन बताएंगे। शायद अभी इसके बाद 2 पार्ट हमको और देने पड़ेंगे, जिसमें कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंपटीशंस के लिए भी और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।